देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। कि आपके इस क्षेत्र में समापन अवसर पर उपस्थित इस विशाल जनसमूह में उपस्थित हम सब के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपके संभाग के प्रभारी श्री माधोराम जी चौधरी, आपके जिले के अध्यक्ष श्री बलवीर जी बिश्नोई, हमारे अजीज और प्रदेश में मंत्री श्री अशोक सैनी जी, आपके संगठन प्रभारी श्री गुमान सिंह जी, बहुत ही अजीज और आपके गमले और आपके बीच में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऐसे हमारे मामा और आप सबके साथी श्री संजीव बेनीवाल जी, पूर्व में विधायक श्री जयदीप डोडी जी, श्री रामकिशन जी बहाकर, प्रहलाद जी टोंक जो यात्रा के यहाँ प्रभारी रहे हैं, श्री लेखराम जी जोशी जो इस यात्रा के संयोजक के रूप में आप सबके बीच में रहे हैं, मांगीलाल जी गोयल जो पार्षद आपके हैं और यहाँ नगर परिषद में आपके नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और मेरे साथ हरियाणा प्रदेश के हमारे किसान मोर्चे के और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी आप सबसे रूबरू होने के लिए आए हैं, और मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मैं हरियाणा प्रदेश के जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उस धरती से, उस मिट्टी से अपने ननियाल पक्ष को प्रणाम करता हूं। साथियों, बुजुर्गों, ये बड़े ही हर्ष की बात है, और मैं तो ये मानता हूं कि हम सब वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जिनके बीच में आज एक ऐसी शख्सियत पधारी है कि जिन्होंने इस देश के किसान के लिए, जो इस देश में सबसे बड़े वर्ग के तौर पर जाना जाता है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो दिन रात मेहनत करके अन्न की उपज करता है और पूरे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत का पेट भरने का काम करता है, उस आम साधारण किसान की, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहा हो, भारत में चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर जो ईस्टर्न हमारे स्टेट हैं, हर एक प्रदेश के किसान की अगर कोई इस देश में आवाज बना है, ऐसी महान शख्सियत श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों, ये आज सोशल मीडिया का जमाना है और आप सब भी यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने प्रिय नेताओं को सुनने का काम करते रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूट्यूब के ऊपर लगातार आपको भाषण सुनने को मिला होगा कि जब रेवाड़ी के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आगमन हुआ था और उस रैली के अंदर इस देश की आवाज के रूप में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा जो शब्द कहे गए थे कि अगर किसान को किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक नुकसान होगा, चाहे वो अत्यधिक जल बढ़ाव की बात हो, चाहे कहीं ओलावृष्टि से नुकसान की बात हो, या किसी भी किसान को सूखे की मार अगर झेलनी पड़ी, तो उसका नुकसान उसकी जेब से उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी अपनी सरकारी खजाने से किसान की जेब तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे उस बात के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मोहर लगाने का काम किया। ऐसी शख्सियत ओम प्रकाश धनखड़ जी आज हमारे बीच में है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपको ये बताना चाहता हूँ
कि हरियाणा प्रदेश में मैं भी आपकी टीम का सदस्य होने के नाते किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये पता लगता है कि हमारे इस क्षेत्र के किसान मोर्चा के जो साथी हैं वो लगभग 50-60 दिनों से धरने के ऊपर हैं और धरना भी इस बात के लिए कि जो पैसा सीधा नरेंद्र भाई मोदी किसान को उसके नुकसान की भरपाई के लिए देना चाहते हैं। ये यहाँ की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत के नेतृत्व की नकारा और निकम्मी सरकार उस पैसे को किसान तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। ये मुझे पीड़ा होती है कि जिस प्रकार से यहाँ आप लोगों ने नुमाइंदा अपना कम्युनिस्ट पार्टी से चुनने का काम किया था, आज से लगभग 4 साल पहले आपकी गांव में, आपकी गलियों के अंदर मैं आपसे निवेदन करके गया था और आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करके गया था कि इन लाल झंडे वाले को अगर आप अपने क्षेत्र में पनपाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र का जो विकास का पहिया है उसको रोकने का काम करेंगे। आज पीड़ा होती है मुझे कि आपके इस क्षेत्र में नहरी पानी की समस्याएं हैं, इसी के साथ साथ आपकी यह भी सूचना मिलती है कि यहाँ जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन पे भी यहाँ के विधायक का कहर बरपाया जा रहा है। मैं आपको यह देखी बताना चाहता हूँ कि आपने पुराने समय से अगर कोई निमंत्रण देने कहीं जाता है तो पहले पीले चावल दिए जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे सीधे तौर पे न्योता दिया जाने लगा और तो और उसके बाद कार्ड की प्रथा आने लगी। परंतु आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह अवगत करवा देना चाहता हूँ कि यहाँ इस भादरा के विधायक ने एक नई परिपाटी शुरू की है। यहाँ तो सीधे तौर पे निमंत्रण देता है और ये कहता है कि भाई ये आइयो चाहे ना आइयो 11,000 को नियुक्त तो धन पुआना ही है। ये इस प्रकार की प्रथाएं यहाँ इस क्षेत्र में है। आज बहादुर क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश का एक एक नागरिक इस कांग्रेस की निकम्मी और नकारा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। आज इस राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने ये तय किया है कि हम इस सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। आज आप लोगों के बीच में आया, बड़ी खुशी हुई। इस अपार जन समूह के बीच में आप लोगों से रूबरू होने का जो मौका मिला, मैं आप लोगों का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन आप लोगों का करता हूँ और ये भरोसा आप लोगों को देके चाहता हूँ कि जो मान सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर के ऊपर रखी है, आपके इस मान सम्मान को दुगना करके लौटाने का काम कभी भी मौका मिला उस टाइम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय करता हूँ। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं मंच पर हूँ और आप नीचे धरा पर बैठे हो। ये धरा बड़ी वंदनीय है, अभिनंदनीय है और आपको पहले देखकर मेरे हृदय में जो आपके लिए आदर उत्पन्न हुआ है उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। सारी सभा को प्रणाम। मेरे साथ आए सुखविंदर मांडी जी कह रहे थे वो गीता की धरती से आए। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत मीठा बोलते हैं। यहाँ भगवान ने बांसुरी बजाई, वो वृंदावन के लोग भी बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन हम गीता की धरती से तो आते हैं लेकिन इतना मीठा नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने शंख बजाया था और लठ बजाया था। राजस्थान वीरों की धरती है और कल का दिन बड़ा एक ऐसा दिन था कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की इस धरती के एक वीर को नमन किया। 71 की लड़ाई में भैरव सिंह, नायक भैरव सिंह जो लंगोवार क्षेत्र में बड़ी दमदारी से लड़े थे, जिस पर फिल्म भी बनी, ऐसे वीर का कल जाना हुआ और पूरे देश ने उसको नमन किया था। धरती घोड़ा रही है, धरती वीरों की है। कल का दिन
और 3 वीरों को याद करने का था। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह। ये आजादी का अमृत पर्व चल रहा है, उनको भी कल के दिन इस देश की आजादी के लिए काकोरी कांड के बाद फांसी का फंदा छोड़ना पड़ा था, उनको भी याद करने का दिन। आज का दिन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1988 में आज ही के दिन ये फैसला हुआ था कि वोट 21 साल की बजाय 18 साल का युवा डाल सकता है। ये तय किया था देश ने। आज का छात्र, आज का नागरिक है। और उस समय मैं भी एक छात्र नेता था, इस बात की लड़ाई लड़ा करते थे कि छात्र को मताधिकार 18 वर्ष की आयु में मिले, और वो भी आज की तारीख में मिला था। आज का इतिहास किस प्रकार का थे। आपकी सभा में भाई मुझे प्रदेश भाजपा ने ड्यूटी लगाई। हम बहुत ही संजीव बेनीवाल जी का बहुत ही जोशीला और मुद्दों से भरा हुआ भाषण सुन रहे। ऐसा लग रहा था कि पूरी सभा और संजीव एकाकार हो गए। ऐसा एकाकार होने की कहानी बड़ी बिरली होती। एक महात्मा कोई अंदर लेट रहा था डेरे में, और उसने अपने भक्तों से कहा, महात्मा पे तो रजाई थी, लेकिन महात्मा थर थर कांपने लगे। अपने चेलों से कहा, बाहर देखो डेरे के वो जड़ाया मर रहा है, किसी का कामड़ नहीं है। चेले बाहर गए तो देखा सच में एक आदमी जड़ाया मर रहा था। तो वो महात्मा पूरा एकाकार हो जाता था दूसरे लोगों के साथ। ऐसे सजीव बेनीवाल एकाकार है। हमने माधोराम जी का भाषण सुना, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बलवीर जी बिश्नोई, यहाँ हमारे बीच में है। जब भी हमारे चुनाव हो, इलाहाबाद में हो, आदमपुर में हो, खड़े मिलते हैं, बड़ा तगड़ा, बढ़िया आपके मददगार साबित। भाई अशोक सैनी जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे एससी मोर्चा के रोमान सिंह जी हैं, जयदीप जी टूटी हैं। आज आपके बीच में बड़े तरीके से बताया। और मेरे साथ सुखलेंद्र मांडी जी आए, रामकिशन जी भाकर हैं, प्रहलाद जी हैं, लेखराम जी जोशी हैं, मांगीलाल जी हैं, कैलाश लेखवाल जी हैं। किसी का नाम रह जाए तो उसका भी भाई वंदन है, अभिनंदन है। आपको जिंदगी में एक बात का दुख सबसे ज्यादा होता है। मान लो आप किसी सामान लेने के लिए गए, बड़े चाव से सामान लेके आए, और आपने दुकानदार ने जो रेट था वो रेट दे दिया, लेकिन जब वापस आए तो पड़ोसी ने कहा कि जो सामान आप 100 रुपए का लाए हो ये 50 में मिल रहा है। तो आपको कितना दुख होता है। सब अगर वो 100 का सामान 150 का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जो सामान आपको बेचा गया है उसमें 50 रुपए की ठगी है, आदमी किसी भी चीज को भूल सकता है। जिंदगी में हुई ठगी को कभी गलत तो नहीं कर। और आपके साथ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पिछली बार आपके जनादेश को ठगने के लिए ऐसी ठगी करी। सूरज निकले ना निकले, चांद निकले या ना निकले, 10 दिन हो जाए, वो भाषण हमने भी सुना था राहुल गांधी का। लेकिन आज चुनाव फिर से आने की घंटियां बजने लगी है। वो साल आ गया है जिसमें चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने जन आदेश के साथ ठगी की थी। ऐसे ठगी को कभी माफ मत करना। ऐसे ठगे हो गए आपके बीच में निवेदन करना है। अरे जनता में वो लोग चाहिए जो खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं और जनता से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। भाजपा ने राजनीति की, अटल बिहारी वाजपेयी ने की, मोदी जी ने की, खुद से किया हुआ वादा पूरा किया और देश की जनता से किया हुआ वादा पूरा। इस देश के जन के साथ ठगी नहीं की। ये देश को वो बात कह के नहीं आए जो नहीं कर सकते थे। भाई सुखलेंद्र याद दिलाए थे जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो रहे थे, तब हमने लड़ाई लड़ी की थी 15 सितंबर को
और उस रेवाड़ी की रैली में हमने हाँ की थी। मेरा भाषण कांग्रेसी बहुत वायरल करते हैं कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, पारा पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ने देंगे। मुझे बचपन का याद था, यहाँ का तो मुझे पता नहीं क्या रिवाज है, लेकिन मेरे यहाँ तो जब ओले पड़ते थे और मेरी माँ कहती भाई तवा मुकाम है, यहाँ भी है, लेकिन अब ओला पड़ता है तो सरकार के खजाने पर पड़ता है। और मुझे ये भी कहने में फक्र है, केंद्र को ध्यान में है, मैं हरियाणा का कृषि मंत्री था, तो जो फसल बीमा योजना आपके यहाँ लागू है, ये हमने अपने मकान पर बैठ के बनाई थी और भारत के प्रधानमंत्री को सौंप कराई। मुझे अरुण जेटली ने कहा था कि ओम प्रकाश इसको अब हम लागू करेंगे, आप इस पर मत बोलना, पूरे देश के लिए लागू करेंगे। आज वो यहाँ नहीं है इस संसार में, ये फसल बीमा योजना लागू हुई प्रधानमंत्री जी के निर्देश से। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपका तय किया हुआ बीमा, आपका तयशुदा बीमा का पैसा वो सरकार दिला नहीं पा रही है। राजस्थान की सरकार मुझे अभी बताया, मैंने कहा क्यों नहीं मिल रहा, बोले जी ड्रोन से सर्वे मानेंगे। मैंने कहा ड्रोन यहाँ उड़ रहा था, अभी मैं देख रहा था, ड्रोन यूं तो बता सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ है, जो संजीव बेनीवाल है, सुखविंदर मांडी है, जो माधोराम चौधरी है, लेकिन ठाडो कुणसो है, पोतो कुणसो है, ड्रोन नहीं बता सकता। कौन सी फसल में दाना है, कौन सी में नहीं है, क्या ड्रोन बता सकता? किसकी देही में दम है, किसकी में नहीं है, ड्रोन नहीं बता सकता। फोटो दिखा सकता है, शक्ल बता सकता है, ये तो करोड़पति से होता है। और करोड़पति का फार्मूला हमने ही तय कराया था कि इस इलाके में कितना निकलेगा उस हिसाब से मिलेगा। और ये हक है राजस्थान के किसानों का, उनका पैसा तुरंत उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन संयोग क्या कहें, यह ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको कांग्रेस की हाईकमान भी नहीं चाहती थी, बुला लिया था ना अध्यक्ष बनाने के लिए, याद है ना आपको, और वहां से नाट के यहां आ गया वापस, और यहाँ नीचे वाले भी नहीं चाहते, वो भी पता है आपको, ना ऊपर कोई जा रहा ना नीचे कोई जा रहा, ये तो ही बाप ने टिकाना पड़ेगा। अब ये राजस्थान की जनता पर ये दायित्व आ गया है कि जो झूठ बोलकर सत्ता में आए, जो किसानों के लिए ना वक्त पर यूरिया दे सके, ना बाजरा खरीद सके। आपके पड़ोस में वो ज्यादा दूर नहीं, हम बाजरे का दाना दाना खरीदते हैं और नहीं खरीदते हैं तो बोनस देते हैं। आप रिश्तेदारों से पूछ ले, आप तो रिश्तेदार हम हर फसल खरीदते हैं हरियाणा में, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो आपके ध्यान में है। किसानों को चाहे बिजली की दिक्कत है, चाहे पानी की दिक्कत है, चाहे सिंचाई की दिक्कत है, चाहे भाव मिलने की दिक्कत है, फसल बीमा की दिक्कत है। इतनी चुनौतियों के बीच में आप खड़े हो, इसका उपाय एक ही है कि ऐसी सरकार जो किसान हितैषी रहती है, जो किसानों के पक्ष में काम करती है, किसान के दर्द को अपना दर्द मानती है। जय किसान जय जवान, जिसका जय विज्ञान जय अनुसंधान जिसकी सोच है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना वही ताकत देश के किसान को मजबूत करती है। क्योंकि ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमको फसल दी, ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमको किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री ने किसी ने नहीं दिया। और मुझे इस बात का आनंद है, जब मैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते लड़ाई लड़ता था राजस्थान में, बहुत ये सबको पता है मेरी टीम के लोगों को, जब हम कहते थे A2+FL स्वामीनाथन के रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम को हम अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में लेकर आए और उसको लागू कराने में कामयाब हुए। इसका फक्र हमको है, इस सरकार को है, जिसमें मोदी जी की सरकार को है, जिसने ये करके दिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप देश के बाकी हालात पर अगर देखेंगे, यहाँ आपने एक ऐसा विधायक बना दिया, जब चीन में ठंड पड़े तो कोट पहने, चीन में बारिश हो तो छतरी ओढ़े, क्योंकि लाल झंडा वहां भी है, लाल झंडा यहाँ भी है। ये कम्युनिस्ट ऐसे ही करते थे, इसलिए देश में डिगाए, बंगाल से डिगाए, बाकी जगह से डिगाए। आपने पता नहीं कहा यो बीच का बाजार रख अब कहीं उस प्रकार की सोच नहीं है। अब तो अभी देखा ना तवांग में अपने लोगों ने कितने प्यार से निपटाया, वीडियो आपके सामने आई। ये जब मनमोहन का शासन था
जब राजीव गांधी का शासन था, जब चाइना घुसपैठ करता था, तो कहते थे मनमोहन सिंह जी कि मैकमोहन लाइन मोटी रेखा से खींची गई है, मोटी पेंसिल से 20-25 किलोमीटर इधर है या उधर है पता ही नहीं चलता। बीजेपी को एक एक इंच का पता चलता है, क्योंकि मोदी हर दिवाली पे बॉर्डर पर रहता है। ये अलग सरकार है। एक समय था जब हमारे यहाँ आतंकवादी हमले हो जाते थे, कोई प्रतिकार नहीं लिया जाता था। दुनिया के 2 मुल्क केवल ऐसे थे, अमेरिका और इजराइल। उन पर कोई अटैक करता था तो उस देश में जाके मार के आते थे। आज भारत ऐसा मुल्क बना है, हमारे यहाँ कोई घटना करके जाता है, हम उसके मुल्क में जाकर ठोक कर आते हैं। आज भारत अड़ोस पड़ोस के देशों की तुलना में आप देखें, 2-3 दिन पहले बिलावल में मिला गए। क्यों मिला गए? वो तारीख याद करो। वो तारीख क्या थी? जब बांग्लादेश में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का हथियार भारत की सेना ने गिरवाए थे। जब मेरे विदेश मंत्री ने कहा कि जो नाग लकड़ावन है या नाग पड़ोसी में डसे जरूरी नहीं है, या इनाम में भी जा सके है, तब बिलावल बिलबिला है। ये आतंकवाद रूपी नाग जो पाकिस्तान से निकलती हैं, ये केवल भारत को ही चोट पहुंचाएंगे ऐसा नहीं है, ये आप तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन हालत क्या है हमारे अड़ोसी पड़ोसियों की और भारत की, आज ये देखने के दुनिया के दूसरे मुल्कों की हालत क्या है, इसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। 4-5 दिन पुरानी बात है, मेरे हरियाणा से कई आए हुए साथी जानते हैं। एक हमारे टिटोली गांव के साथी एक अमेरिका में रहते हैं, बालेंद्र कुंडू नाम। मैंने उनको फोन लगाया 4-5 दिन पहले, शाम के समय लगाया, उनका फोन उठा नहीं। सुबह फोन आया तो मैं नाश्ता करने लग रहा था। अब कोई आदमी खा पी रहा तो फोन पे पता तो चली जाता है कि भाई साहब नाश्ता कर रहे हो। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। बोला क्या खा रहे हो? मैं बाजरा खा रहे हूँ और अमरूद भी धरे हैं। बोला भाई साहब तरस के बाजरे और अमरूद के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब अमेरिका में भाव सिर्फ बहुत ऊंचा उठ गया, क्योंकि भारत हमको अब बाजरा और अमरूद नहीं दे रहा, क्योंकि भारत अपने लोगों को सब चीजें उपलब्ध कराना चाहता है। भारत की इकोनॉमी मजबूत है और अमेरिका की इकोनॉमी अब भारत जितनी मजबूत नहीं है। महंगाई हमारे यहाँ आपसे ज्यादा है। की इकोनॉमी बिगड़ रही है, यूरोप की इकोनॉमी बिगड़ रही है, लंका की इकोनॉमी बिगड़ रही है, और भारत के शेर नरेंद्र मोदी ने अपने देश को मजबूत करके रखा है। इसके मेरे से पूर्व वक्ता में कह रहे थे हमारे कि किस प्रकार से हमारे भाव जो है वो सुरक्षित क्यों है, हमारे अनाजों का अच्छा दाम क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री अपने देश की इकोनॉमी को मजबूती के साथ चलाया हुआ है। ये बदला हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये मजबूत होता हुआ भारत है। अभी चाइना की हालत देखी कोरोना के कारण से, और हम सब बिना मास्क के बैठे। कभी कभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन भी मास्क लगा के आता है। हम आप क्यों बैठे हैं? सबको 2 वैक्सीन लगी है, गिरी लगी है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। 135 करोड़ की आबादी को यहाँ वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दिया, और इसलिए आराम से बैठकर हम भाषण सुन रहे हैं, सभा कर रहे हैं। दुनिया के मुल्कों की हालत आज भी अच्छी नहीं है, खासकर के चीन की हालत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना के कारण से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, निकलाए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे हैं। ये बदलता हुआ भारत जो मजबूत होता हुआ भारत है, इसकी ताकत ऐसी बन रही है कि अभी इस साल में हमको दुनिया के 20 बड़े मुल्कों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें जापान भी है, जिसमें चीन भी है। मोदी कहेगा बैठो तो बैठो, और मोदी कहेगा खड़े होकर बोलो तो बोलो। ये बदलता हुआ भारत है। 56 देशों में मीटिंगें होंगी G20 की। ऐसा भारत आज बनता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारा सबसे मजबूत एक जहाज राजस्थान के राजनाथ सिंह जी उतार कर आए हैं मार्गो गोवा। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी एक जहाज उतार कर आए थे। उससे पहले तोपों की सलामी दी गई, वो भारतीय तोपों से दी गई। इस बार 15 अगस्त पे भारत अपने हथियारों के बलबूते पर दुनिया में मजबूत हो रहा है। अब हम लेने वाले नहीं हैं, अब हम देने वाले बन रहे हैं। दुनिया को जो बाजार के रूप में देखते थे, उनको भी हमने कहा है
कि दुनिया केवल एक बाजार नहीं है, दुनिया एक परिवार है, एक उसका भविष्य है। पूरी दुनिया का ये स्लोगन भारत का है। आप केवल बाजार के रूप में देखते थे, आप देखते थे आपकी वैक्सीन कितने में बिके। भारत ने कहा दुनिया के जिस मुल्क के पास वैक्सीन नहीं है भारत देगा। ये तो भारत को एक परिवार के रूप में देखता है। पूरी दुनिया को ऐसा मजबूत भारत और दुनिया के बीच खड़ा हो रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक गलती जो पिछले बार ये सरकार बनाने की गलती हुई, ये यहाँ पर एक लाल झंडे वाला उसकी चर्चा बता दी, कैसे उसको बताने की गलती हुई। ऐसी ऐसी चीजें इस अच्छे प्रदेश से, जिस प्रदेश की हमेशा वीरता के लिए, राणा प्रताप जैसे वीरों के लिए, सैनिकों के लिए जिसकी चर्चा होती थी, जिसकी बहादुरी की, जैसे मैंने कहा धरती दोहरारी चांदी सी चमके धर राजस्थान री, देव गाँव का गीत सुरवरी रीत भौम भगवान री। और जहाँ हम कहते थे गंगा यमुना श्यार सी नदी, नदियां से हिवड़े हार, जिसके गीत गाते हुए भारत थकता नहीं था। उस भूमि पर जिस प्रकार का शासन आज चल रहा है, संकोच होता है किसी कन्हैया लाल की गर्दन कट जाए, कोई हत्याएं इतनी हो जाए कि आंकड़े बताने पड़े 6550 बलात्कार हो रहे हो, महात्मा मारे जा रहे हो, बच्चों पर अन्याय हो रहा, महिलाओं पर दुराचार हो रहा, धार्मिक सत्रों पर अटैक हो रहे हो। ऐसा कुशासन इससे पहले राजस्थान में शायद कभी नहीं देखा। ऐसा जो शासन है ही नहीं, इसका नहीं होना, जिसने एक एक आदमी को जैसे ठेका दे दिया हो। एक मेरे गांव में जब इमरजेंसी हटी थी तो बहुत जोश था लोगों में, और एक ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को सरपंच बना दिया घर से उठा के। रात को जगा जाए, ढाकला गांव है मेरा, निमला सर्वसम्मति से सरपंच बनाओ। एक प्यारे लाल जी थे, उनको रात को जगा जाए, वो ऐसे हाथ जोड़ के आया, मेरे को अभी भी याद है। अब पढ़ने तक का तो माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में पता चला सारे सरपंचों को एक एक, सारे पंचों को एक मोहर बनवा के दे दी। और यही संजीव जी कह रहे थे, इसने भी हर एमएलए को एक मोहर दे रखी है। गलत तो नहीं कर कि अपने विधानसभा में तू चला, अपनी विधानसभा में तू चला। मैंने पहली बार एक नया शब्द सुना यहाँ के, मिनी मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा कोई शासन हो नहीं सकता। एक शासन एक प्रदेश से चलता है, प्रदेश के नेतृत्व में चलता है, प्रदेश का एक विजडम होती है। लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से कोई गरीबों के घर तोड़ लेते, दफ्तरों पे कब्जा कर लेते, और ऐसा संवेदनशील शासन जगह जगह हो जाए, ऐसी असंवेदनशीलता को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। मैंने प्रारंभ में जिससे कहा, किसी को भूल जाना, ठगी करने वालों को मत भूलना। और इस सरकार, ठगी से ये सरकार आई थी, युवाओं से ठगी करके आई थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से ठगी करके आई थी आपका कर्जा माफ करेंगे। आज कोई भी चीज करने में जो सरकार समर्थ नहीं है, इसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। आओ मिलकर हम सब ये संकल्प करें कि सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, और ऐसे प्रतिनिधि को फिर कभी जिसका कारण से इस प्रकार की स्थिति तो इलाके पर आए, ऐसे प्रतिनिधि को भी ऐसा कोई लाल झंडा कोई यहाँ आसपास आप दिखाई ना दे, आने वाले वक्त में ऐसा संकल्प आपकी साथ की सभा से लेकर जाएं। इससे ऐसे मौके पर भी आज बहुत धुंध थी, मैं गुड़गांव से चल के आया, आने में इसलिए लेट भी हुआ। आप भी आए, इस ठंड के मौके पर आए, और आकर जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, ऐसी विशाल सभा आपने आयोजित की है। मैं सभी आयोजकों को, पूरी टीम को फिर से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपने जिस धैर्य से मुझे सुना है और जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।